बघितला होता ऑडिट प्रोग्राम, ज्याला आपण इन डिटेल, जिसे क्या कहते हैं, इन डिटेल ऑडिट प्लान जो होता है, जिसमें आप किसको कितना टाइम देने वाले हैं, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, पूरा इन डिटेल आप लिखते हैं, उसे हम ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम जो है, हमने देखा है कि बिफोर स्टार्टिंग ऑडिट यू कैन प्रिपेयर ऑडिट प्रोग्राम, और यू कैन प्रिपेयर अ प्रोग्रेसिव ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो हमने देखा था उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हे बघितले होते आपण। एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे थे हमने, ओवरकमिंग डिसएडवांटेजेस ये भी कंप्लीट किया था। अब देखिए मेथड ऑफ वर्क। मेथड्स ऑफ ऑडिट वर्क के मेथड्स क्या है, देखिए रेगुलरिटी होनी चाहिए ऑडिट वर्क में। ऑडिट शुड बी कैरिड आउट रेगुलरली एंड रिकॉर्ड शोइंग अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ऑडिट स्टाफ। ऑडिट वर्क जो है जनरली रेगुलरली कंडक्ट होना चाहिए। मतलब सपोज हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र श्रीवर्धन का ऑडिट कर रहे हैं, और हमने क्या किया, आज गए हम, कल नहीं गए, या फ्राइडे को भी नहीं गए, सैटरडे को भी नहीं गए, संडे को छुट्टी थी, फिर मैं मंडे को डायरेक्टली जाऊंगा। ऐसे गैप गैप लेके आप अगर ऑडिट वर्क करेंगे, तो जो काम होना चाहिए उस तरह से काम वो नहीं होगा, या वहाँ पे जो लिंक लगनी चाहिए काम की, ती लिंक तिथं लागत नाही, लक्षात घ्या। किंवा मी आज अर्धा दिवस केला, उद्या परत दुपारनंतर गेलो, असं करता कामा नये, लक्षात घ्या। ऑडिट वर्क जे आहे ते रेग्युलर झालं पाहिजे। वहाँ पे आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप कब बैंक में गए और वहाँ से कब बाहर निकले। तो इसका रिकॉर्ड जो है वो होना चाहिए। कंप्लीटनेस, मेक श्योर दैट अ डेफिनेट पोर्शन ऑफ द वर्क बी कंप्लीटेड ईच डे। हर डे आपका जो ऑडिट प्रोग्राम में आपने मेंशन किया हुआ है कि आज क्या काम करना है, उतना काम आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको देखना है। मतलब आपका वर्क जो है, आपका प्लान जो है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आपने जो डिसाइड किया हुआ है वो। एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन, entries should be made in the audit notebook and audit program along with signature of the concerned staff. देखिए आपको जैसे मैंने ऑडिट नोटबुक, आता इथेही आपण बघणार आहोत की ऑडिट नोटबुक कशाला म्हणतो आपण, आणि याच्यापूर्वी मी बऱ्याचदा सांगितलेलं ऑडिट नोटबुक आपण कशाला म्हणतो। उस ऑडिट नोटबुक में आप एंट्रीज करते हैं, आपको जो भी क्यूरी मिली, आपको जो भी डाउट्स है, उस डाउट पे जिसने क्लैरिफिकेशन आपको दिया है, जिस स्टाफ ने क्लैरिफिकेशन, जिस रेस्पॉन्सिबल पर्सन ने आपको क्लैरिफिकेशन दिया है, उसकी वहां पे साइन लेनी है आपको। तो साइन के साथ और नोटबुक में या ऑडिट प्रोग्राम में आप वो रिकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कंसिडर होता है कि मुझे एक क्यूरी मिली कि सपोज मैं कहूँगा कि 5000 का पेमेंट है, 5000 का, उस पेमेंट वाउचर पे जो रिसीवर है, जिसको आपने पेमेंट किया है, उसकी साइन नहीं है। तो क्यों साइन नहीं है, ये उस रेस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जिसने पेमेंट किया है उसने बताया, जो भी रीजन बताया वो आप वहाँ पे नोट डाउन करेंगे और उसकी साइन वहाँ पे देंगे, जिसने एक्सप्लेनेशन आपको बताया। तो एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है कि मैंने इस ट्रांजैक्शन पे एक्स पर्सन को पूछा, उसने ए एक्सप्लेनेशन दिया, हे तुम्ही काम केल्याचा पुरावा आहे, लक्षात घ्या, डॉक्यूमेंटेशन है। ऑडिट प्रोग्राम में भी आपने ये काम कंप्लीट किया है, ऐसे कंसर्न स्टाफ की साइन ले सकते हैं कि जिसके पास कैश है, कैश वेरिफिकेशन किया है आपने, तो कैशियर की साइन आप ऑडिट प्रोग्राम में लो कि कैश वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। ओके, तो ये आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। तो एडिक्वेट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको मेंटेन करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मुझे आपको पता है किस लिए चाहिए, एविडेंसेस या डॉक्यूमेंटेशन किस लिए चाहिए, आपको ये प्रूफ है कि आपने ऑडिट किया हुआ है, और आपको एविडेंसेस चाहिए किस लिए, कि आपको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। यूज ऑफ कलर्ड पेंसिल्स एंड डिफरेंट टिक्स, बघा जनरली ऑडिटर जो होता है वो कलर्ड पेंसिल यूज करता है, कलर्ड पेन यूज करता है। क्यों कलर्ड पेन यूज करता है, क्योंकि आपने वो काम कंप्लीट किया है, इसका प्रूफ, मैंने ये वाउचर, क्योंकि 1000 वाउचर्स है, तो 1000 वाउचर में से आपने कौन सा वाउचर चेक किया है, इसके लिए
वो अलग पेन यूज करता है। अलग पेन कौन सा यूज करेगा? जब स्टॅच्युटरी ऑडिटर जो होता है जनरली ग्रीन पेन यूज करता है। बघा तुम्ही स्टॅच्युटरी ऑडिट जिथं असेल तिथं जनरली ग्रीन पेन यूज केला जातो, लक्षात घ्या। ग्रीन पेन जो है वो अकाउंटिंग या आप रिकॉर्डिंग में नहीं करते, या तो आप ब्लू या ब्लैक करते हैं। तो ग्रीन पेन यानी मैंने क्या किया है, वो वाउचर चेक किया है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। और ऑडिटर की टिक जो होती है, टिक बघा तुम्ही जर बघितलं असेल ऑडिट, तर जनरली टिक मार्क जो करता है ऑडिटर, तो टिक मार्क असं बघा आपण राइट के लिए ऐसे करते हैं, लेकिन ऑडिटर जो है वो टिक मार्क ऐसे करता है। सपोज यहाँ पे 10,000 रुपीज आपका या 1,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन है, तो ये अमाउंट आपने चेक की है, तो ऑडिटर इसे ऐसे टिक करेगा। लक्षात घ्या, तुम्ही कुठेही ऑडिट जर असेल तर बघा, कारण आपण जनरली इरेग्युलर टिक मार्क ही अशी करत असतो जी आपण करतो, पण ऑडिटर ही वेगळी टिक मार्क करत असतो। लक्षात घ्या, ही अशा टाईपची असते। म्हणजे ऑडिटर काय काय बघतो, डेट असेल समजा, तर डेटला अशी टिक मार्क करेल, नावाला अशी टिक मार्क करेल, अमाउंट को ऐसे टिक मार्क करेगा, वर्ड्स में फिगर्स में दोनों को ऐसे टिक मार्क करेगा। तो अलग टाइप की टिक मार्क जो है वो ऑडिटर करता है। और जनरली देखिए पेन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए ग्रीन पेन जनरली यूज किया जाता है। इंटरनल ऑडिट जो है इसके लिए पिंक पेन यूज किया जा सकता है। तो अलग पेन जो अलग कलर जो है पेन के यूज किए जाते हैं, का यूज केले जातात, तर मी तुम्ही हे काम केलेलं आहे किंवा ते प्रूव्ह करण्यासाठी, म्हणजे काहीतरी तुमचं साईन असलं पाहिजे, आणि म्हणून मग ग्रीन पेननी तुम्ही उलटी टिक जनरली डिफरंट टिक जो है आप करते हैं। कैंसलेशन ऑफ वाउचर एग्जामाइंड, आपने जो वाउचर एग्जामाइन किए हैं उसको आप कैंसिल करना है। कैंसिल करना है मतलब आप, मैंने वेरीफाई किया है, इसका मार्क जो है उस पर आपको करना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे इसके पहले हमने देखा है कि ऑडिट प्रोग्राम आपको डिस्क्लोज नहीं करना है ऑडिट स्टाफ को, तो सेम यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी आपको मेंटेन करनी है अबाउट फ्यूचर वर्क ऑफ ऑडिट विथ स्टाफ ऑफ क्लाइंट। जो भी क्लाइंट का स्टाफ है, आप कल क्या करने वाले हैं, कल क्या चेक करने वाले हैं, ये आपको बताना नहीं है उनको, क्योंकि वो अलर्ट हो जाएगा। अलर्ट हो जाएगा अगर उसमें उसने जानबूझ के कोई मिस्टेक किया हुआ है तो वो करेक्ट कर सकता है रात में। इसीलिए कल आप क्या काम करने वाले हैं, ये आप कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, उसको स्टाफ को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे। स्टाफ कौन? क्लाइंटचा स्टाफ। लक्षात घ्या, आपका जो क्लाइंट है उसके स्टाफ को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। रिव्यू एंड रिपोर्टिंग, टेक रिव्यू ऑफ ऑडिट वर्क गोइंग ऑन टाइम टू टाइम। जो ऑडिटर है उसको उसका स्टाफ जो काम कर रहा है उसका रिव्यू लेना है, कि जो ऑडिट प्रोग्राम है उसके तहत वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, आज कितना काम हुआ, ऑडिट प्रोग्राम में आपको कितना बताया था, कल कितना काम हुआ था, ऑडिट प्रोग्राम में क्या आपने प्लान किया था। तो इसका रिव्ह्यू जो है वो टाइम टू टाइम ऑडिटर को लेना आहे, कारण जसं आपण बघितलं की एका दिवसात ऑडिट संपतं का? संपत नाही। लक्षात घ्या, म्हणजे तुम्ही रिलायन्सचं ऑडिट करत असाल तर ते एका दिवसात पॉसिबल नाही आहे, लक्षात घ्या। त्याला 2-4 दिवस, 15 दिवस, 20 दिवस लागू शकतात। त्यामुळं जो आपका प्लान है वो सपोज 15 डेज का है, 20 डेज का है उस कंपनी में जाके ऑडिट करने का, तो इस 20 डे का कंटिन्यूस रिव्यू जो है, आज क्या हुआ, कल क्या है, कल क्या करने वाले हैं आप, ये पूरा रिव्यू जो है ऑडिटर को लेना है टाइम टू टाइम। देखिए इंस्ट्रक्शन बिफोर कमेंसिंग वर्क, इंस्ट्रक्शन ये दोनों के लिए है, ऑडिट स्टाफ के लिए और क्लाइंट के लिए, दोनों के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है देखिए। बिफोर कमेंसिंग ऑडिट वर्क एन ऑडिटर शुड इशू डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन टू द ऑडिट स्टाफ एंड क्लाइंट, दोनों को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको देणे हैं बिफोर कमेंसिंग ऑडिट। ऑडिट स्टार्ट व्हायच्या अगोदर ह्या सगळ्या इंस्ट्रक्शन ज्या आहेत त्या क्लायंटच्या स्टाफला पण द्यायच्या आहेत, आणि आपला ऑडिट स्टाफ जो आहे ते ऑडिट स्टाफलाही आपल्याला ते इंस्ट्रक्शन ज्या आहेत त्या इंस्ट्रक्शन्स द्यायच्या आहेत, लक्षात घ्या। देखिए क्या इंस्ट्रक्शन है। नंबर 1, चेक whether appointment letter is obtained from client in writing or not। ऑडिट स्टाफ को बताओ कि हमें जो अपॉइंटमेंट दी हुई है क्लाइंट ने, तो उसका लेटर हमें राइटिंग में आया है या नहीं आया है, ऑफिस में अपने राइटिंग में आया हुआ है या नहीं आया हुआ है, ये आपको देखना है। किंवा समजा सांगितलं की मी तुम्हाला याच्या अगोदर सांगितलं की पतसंस्था आहेत, आता समजा एक्झाम्पल म्हणून आपल्याशी रिलेटेड आपल्या जवळ असतात म्हणून मी सांगितलं, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनकी ऑडिटर की अपॉइंटमेंट
जनरली वो मैनेजमेंट यानी शेयर होल्डर्स करते हैं शेयर होल्डर्स के मीटिंग में, लेकिन एक्चुअल में मैनेजमेंट करता है। तो शेयर होल्डर्स के मीटिंग में रिजोल्यूशन पास हुआ कि मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर सपोज 2021-22। मिस्टर एक्स को आपने अपॉइंट किया। तो मिस्टर एक्स को आपने कॉल किया कि यू आर अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर आवर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द फाइनेंशियल ईयर सो एंड सो। तो मिस्टर एक्स को आपने इन्फॉर्म तो किया है, लेकिन एक्स के पास राइटिंग लेटर नहीं है। राइटिंग में आपके अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो अगर नहीं है तो लीगली मिस्टर एक्स जो है वो ऑडिट नहीं कर सकता है। तो राइटिंग में उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मिस्टर एक्स को राइटिंग में लेटर भेजना चाहिए कि यू आर अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द पीरियड ऑफ सो एंड सो एंड यूर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो भी है उसके बेसिस पे आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। और इस रिजोल्यूशन में हमने ये तय किया है कौन सा रिझोल्यूशन किस मीटिंग में कब हुआ था, डिटेल में उसमें मेन्शन किया होता है। तर तसं अपॉइंटमेंट लेटर त्याला दिलेलं आहे का हे चेक केलं पाहिजे। कारण अपॉइंटमेंट लेटर तुमची अपॉइंटमेंटच नसेल तर तुम्ही ऑडिट करू शकणार नाही, लक्षात घ्या। जोपर्यंत तुमच्याकडे प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब तक आपके पास नहीं है तो फोन पे आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो एविडेंस आपके पास चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास अगर है तो आप उसका ऑडिट कर सकते हैं। If there is a change in the auditor, then check whether previous auditor's NOC is obtained or not. Important है। देखिए लास्ट ईयर में मिस्टर ए को ऑडिट दिया था आपने, मतलब सपोज 2020-21 का ऑडिट जो था वो मिस्टर ए के पास था, और 2021-22 का ऑडिट आप मिस्टर एक्स को दे रहे हैं, मतलब ये ऑडिटर चेंज हो गया। लक्षात येतं का बघा, लास्ट इयरला 2021 मध्ये जे फायनान्शियल इयर कंप्लीट झालं म्हणजे मार्चला आता ऑडिट संपलं त्याचं, बरोबर ना। तर त्या वर्षाचा ऑडिटर म्हणून मिस्टर ए काम करत होता, पण या वर्षी म्हणजे 2021-22 चा ऑडिट म्हणजे जे मार्च को कंप्लीट होगा उसका ऑडिट करने के लिए आपने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे ए से काम निकाल के आपने मिस्टर एक्स को दिया है। तो क्या करना है, before giving the order to Mr. X, you needs to obtain NOC from Mr. A। मिस्टर ए जो प्रीवियस ऑडिटर है उससे आपको क्या करना है, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसका ऑब्टेन करना है। उसके बाद ही आप एक्स की अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। लक्षात येतं का बघा, म्हणजे ए कडून जोपर्यंत तुम्ही नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू करून घेत नाही, त्याच्याकडून लिहून घेत नाही की माझं काही ऑब्जेक्शन नाही आहे एक्सला अपॉइंट करण्यासाठी, तोपर्यंत एक्सची अपॉइंटमेंट ही कंसिडर होत नसते। लक्षात घ्या। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीवियस ऑडिटर है, जो रिटायरिंग ऑडिटर है या जिसको आप निकाल रहे हैं, जिसको काम नहीं दे रहे हैं, उससे आपको एनओसी इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यू ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो। सी द प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क जो है वो आपको देखना है कहाँ पे आपको काम करना है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड मेक इट श्योर द प्रॉपर वर्किंग कंडिशंस आर देयर फॉर द ऑडिट वर्क। क्योंकि ऑडिट वर्क आपको करना है तो वहाँ पे बघा म्हणजे सिंपल आहे की तिथं पुरेशा प्रमाणात हवा असेल, तुम्हाला काही डिस्टर्बन्स नसेल, कंटिन्युअस तुम्हाला जर आवाज येत असेल तिथं तर तुम्ही काम नाही करू शकणार। मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस आहे आणि कंटिन्युअस मोठा मोठा आवाज जो आहे त्या प्रोसेसमधून येत असतो, अशा बऱ्याच प्रोसेसेस असतात, लक्षात घ्या। तर तिथं तसं असेल तर मला डिस्टर्ब होणार है, लक्षात घ्या। मुझे डिस्टर्ब होगा कि आवाज आ रहा है तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ पे वर्किंग कंडीशन है या नहीं है, ये ऑडिटर को जाके वहाँ पे देखने हैं। तो ऑडिट वर्क के लिए आपका प्लेस जो है, एग्जाम्पल छोड़ दीजिए कि बैंक या कॉलेज या पद संस्था का आप ऑडिट कर रहे हैं, तो ये अलग बात है क्योंकि वहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं होता है। तो वर्क एनवायरनमेंट जो है वो वहाँ पे अच्छा रहेगा। किंवा ऑडिट स्टाफला बसण्यासाठी व्यवस्थित तिथं जागा वेगळी आहे की नाही, तुम्ही जर बघितलं तर ऑडिट वर्क जे आहे आता एखाद्या पतसंस्थेत गेला तर तुम्ही मीटिंग हॉलमध्ये तुम्हाला बसायला दिलं जातं, सेपरेट असतं, कोणाचा डिस्टर्बन्स नसतो। लक्षात घ्या। कारण तुम्ही जर काउंटरला बसलात तर एकतर त्या क्लर्क जो असेल त्याचा कामाला डिस्टर्ब होणार आहे, सोबतच एखादा समजा तुमच्या बँकेमध्ये कस्टमर आला तर तो तुम्हाला विचारणार आहे, त्याला माहित नाही तुम्ही स्टाफ आहात की ऑडिटर आहात, त्यामुळे तुमच्या वर्कमध्ये पण डिस्टर्बन्स होणार है। आणि तो क्लार्क जो कोणत्या टेबलचा असेल त्याच्या वर्कमध्ये पण डिस्टर्बन्स होणार है, लक्षात घ्या। तो देखिए सेपरेट प्लेस पे आपको बिठाया जाता है, जैसे मैंने बताया कि ऑडिटोरियम है या जहाँ पे मैनेजमेंट का मीटिंग वगैरह होता है, उस हॉल में आपको अलग से टेबल
या अरेंजमेंट करके आपको दिया जाता है। तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, वैसे वर्किंग कंडीशन है या नहीं है, ये आपको वहाँ देखना है। नेक्स्ट देखिए, क्लाइंट के लिए आप क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ऑल रजिस्टर्स सच एज कैश बुक, बैंक बुक, सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, जर्नल अलॉन्ग विथ वाउचर्स आपको रेडी रखने हैं। ये क्लाइंट के लिए है, क्लाइंट साठी इन्फॉर्मेशन आहे, लक्षात घ्या। ये जो हमने देखा, मैंने अभी ऑडिट स्टाफ और क्लाइंट दोनों के लिए है, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑडिट स्टाफ के लिए है इंस्ट्रक्शंस, और ये जो है ये क्लाइंट के लिए है। सभी रजिस्टर्स रेडी रखने हैं। उसके वाउचर्स जो भी रहेंगे, वाउचर्स यानी मैंने इसके पहले आपको बताया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो होते हैं फॉर परचेस रजिस्टर, परचेस बिल इज अ वाउचर, वाउचर कंसिडर होता है परचेस बिल। या सेल्स रजिस्टर है, तो सेल्स रजिस्टर के लिए आपका जो वाउचर है वो सेल बिल हो सकता है, आपका सेल बिल जो है। या बैंक बुक के लिए आपने अगर चेक इशू किया है तो चेक के काउंटर फॉइल्स आपके वाउचर हो सकते हैं। या आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है तो डिपॉजिट स्लिप जो होती है उसकी काउंटर फॉइल्स आपका क्या है, डॉक्युमेंटरी एव्हिडन्स यानी व्हाउचर कन्सिडर होऊ शकतं, लक्षात घ्या। किंवा बँक पासबुक असेल ज्याच्यावरती बँकेतून एंट्रीज झालेले असतील ते तुमचं एविडेंस हो सकते। तो डिपेंड है आप क्या चेक कर रहे हैं। तो ये जो पूरे रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर अलॉन्ग विथ वाउचर्स आपको रेडी रखने हैं एज अ क्लाइंट, क्लाइंट के लिए। ऑल लेजर्स ड्यूली पोस्टेड एंड बैलेंस्ड। तो ये देखिए, अब जनरली सभी जो फर्म्स है, कंपनीज है, बैंक्स है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ पे जनरली अब सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। तो ये जो पार्ट है पोस्टिंग और बॅलन्सिंग, हे जनरली आता कुठं होत नसतं, लक्षात घ्या। पण जिथं मॅन्युअल जहाँ पे रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कीप करते हैं आप, वहाँ पे आपके जो ट्रांजेक्शन्स है उसका पोस्टिंग, तो 11th में आपने देखा है जर्नल एंट्री, जर्नल का लेजर में पोस्टिंग आपको करना है। उस लेजर का आपको टोटलिंग लेना है, उसका बैलेंसिंग करना है, उसे हम बैलेंसिंग कहते हैं। उसका बैलेंस डेबिट आता है, क्रेडिट आता है। हाँ, आपको पता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो नॉमिनल अकाउंट हम कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट के जो पूरे आइटम्स है, उसकी जो भी टोटल रहेगी वो टोटल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेते हैं, उसका बॅलन्स हम कॅरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, लक्षात येतं का बघा। जनरली जे रिअल अकाउंट्स असतील किंवा पर्सनल अकाउंट्स असतात, जे आपण बॅलन्स शीटला दाखवतो उसका हम बैलेंसिंग करते हैं। उसका जो भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा या डेबिट बैलेंस रहेगा वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट ईयर को बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। तो उसका प्रॉपर बैलेंसिंग हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखना चाहिए क्लाइंट ने। तो उसको वो इंस्ट्रक्ट करना है कि प्रॉपर उसका पोस्टिंग देखो, उसका बैलेंसिंग देखो। जो भी आपने बैलेंसिंग किया है लेजर में से, आप क्या प्रिपेयर करेंगे, जर्नल ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस ड्यूली प्रिपेयर्ड और नॉट by the client, it should be required to be instruct to the client that you should prepare the trial balance on the ledger accounts, from the ledger accounts। जो भी ledger accounts है आपके, उसके बेसिस से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करत असतो, लक्षात घ्या आपण। आणि ऑडिटर को ये इंस्ट्रक्ट करना है आपके क्लाइंट को कि ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करके रखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ शेड्यूल्स एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है विथ शेड्यूल आपको प्रिपेयर करने हैं। शेड्यूल यानी नोट्स, नोट्स टू अकाउंट्स, लक्षात घ्या। आता याला नोट्स टू अकाउंट्स म्हणतो आपण, यापूर्वी याला आपण शेड्यूल्स म्हणायचो। तो नोट्स टू अकाउंट्स आपने देखे हैं, जैसे हमने प्रिपेयर किए हैं अभी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे थे तो वहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स यानी डिटेल नोट जो हम हेड पे बनाते हैं, सपोज शेयर कैपिटल है तो वहाँ पे कितना शेयर कैपिटल है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड, 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ये डिटेल हम लिखते हैं, वो है आपका शेड्यूल यानी नोट्स टू अकाउंट्स। तो ये इस नोट्स के साथ और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होने चाहिए। आता बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हा तुमचा 11चा चॅप्टर आहे, लक्षात घ्या। तर काय असतो हे तुम्हाला माहित है, पण जस्ट अपन बघू कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम किसे कहते हैं। जनरली देखिए, बैंक बुक यानी बैंक के अकाउंट्स में और अपने अकाउंट्स में, यानी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में या क्लाइंट के अकाउंट्स में, बैलेंस जब मैच नहीं होता है, बैलेंस मैच नहीं होता है, एक ही अकाउंट है, करंट अकाउंट है आपके क्लाइंट का, लेकिन क्लाइंट के बुक्स में और बैंक के बुक्स में बैलेंस अलग अलग दिखा रहा है। ये क्यों अलग अलग दिखाता है आपको पता है, क्योंकि बैंक ने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया है, या बैंक ने इंटरेस्ट पेड किया है, या बैंक ने कुछ चार्जेस जो है वो डाले हैं, या कुछ आपने चेक जो है
वो चेक आपने दिए हुए हैं क्रेडिटर्स को, लेकिन वो अभी तक विड्रॉ नहीं हुए हैं। तो आपने यहाँ पे चेक लिखा है, बैंक में अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ है, क्रेडिटर्स के अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुए, तो चेंजेस हो सकते हैं। तो क्यों चेंजेस हुए हैं, ये आपको जो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है उसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो देखिए ये भी आपको बनाना है। अगर बैंक बैलेंस में डिफरेंस है दोनों में, बैंक बैलेंस और आपके अकाउंट्स में जो बैलेंस है त्याच्यामध्ये जर डिफरन्स असेल तर तुम्हाला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। पर्टिकुलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ कहाँ पे है आपकी, म्यूचुअल फंड में है, शेयर्स में है, शेयर्स में है तो किस कंपनी के शेयर्स में है, ये इसका पूरा डिटेल जो है आपको मेंटेन करना पड़ता है एज अ क्लाइंट, ऑडिटर को देने के लिए, चेकिंग के लिए। तो किस कंपनी में है, रिलायंस में 1000 शेयर्स है, टाटा मोटर्स में 2000 शेयर्स है, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपने किस कॉस्ट को परचेस किया हुआ है, इसका पूरा डिटेल जो है पर्टिक्युलर्स जो है ते आपल्याला मेंटेन करावे लागतात। कॅश इन हँड 31 मार्चला आपल्याकडे कॅश किती आहे, सपोज 3 lakhs कॅश है, तो 3 lakhs कैश में 500 के नोट्स कितने हैं, 100 के नोट्स कितने हैं, 20 के नोट्स कितने हैं, इसका पर्टिक्युलर्स चाहिए। देखिए हे महत्वाचं असतं, लक्षात घ्या, त्याचे पर्टिक्युलर्स आपल्याला पाहिजेत की 500 चे नोट्स किती आहेत, 100 चे किती आहेत, त्याचं रीजन जो आहे टेक्निकल रीजन, उसका टेक्निकल रीजन अलग है की हे पर्टिक्युलर्स डिमांड करण्यामागचं, लक्षात घ्या। म्हणजे हे सगळं पर्टिक्युलर्स पाहिजे। चेक इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में मैंने सपोज आपके क्लाइंट ने किसी को, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखा कि क्रेडिटर को चेक दिया है लेकिन वहां तक उसको मिला नहीं है, या आपको चेक कोई तो रिसीव होने वाला है, उन्होंने भेजा है आपको नहीं मिला है, इसे हम कहते हैं चेक इन ट्रांजिट। म्हणजे त्याच्याकडेही नाही आणि माझ्याकडेही नाही, मध्येच तो चेक कुठेतरी आहे, त्याला आपण म्हणतो चेक इन ट्रांजिट। याचे पर्टिक्युलर्स जे आहेत ते आपल्याकडे पाहिजेत, कोणाकडून चेक आलेला आहे आणि तो आपल्याकडे अजून मिळालेला नाहीये, तर तो कुठं असेल आणि त्याचे अमाउंट काय आहे, कोणाकडून आलेला आहे, याचे पर्टिक्युलर्स आपल्याला ते द्यावे लागतील, लक्षात घ्या। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, आपके जहाँ जहाँ पे बैंक अकाउंट्स है, लोन अकाउंट्स रहेंगे, सेविंग अकाउंट्स रहेंगे, करंट अकाउंट्स रहेंगे, उस बैंक से बैलेंस सर्टिफिकेट आपको डिमांड करना है कि 31 मार्च को आपका बैलेंस जो है आपके कंपनी का इतना इतना है। तो ये बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट जो है वो क्लाइंट के आपके होने चाहिए, उसने वो डिमांड करके रखने चाहिए। बैलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम पार्टीज और लेंडर्स, अलग अलग पार्टीज होती है, तो इसमें देखिए डेटर्स क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। तो डेटर्स से बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, डेटर्स का बैलेंस कितना है इसका उससे राइटिंग में लेने का। सपोज मैं एक कंपनी चलाता हूँ और ये मेरा डेटर है, तो मेरे बुक्स में ए का क्लोजिंग बैलेंस दिखता है 10,000, तो ए से मैं डिमांड करूंगा कि आपसे मुझे 10,000 आने हैं, तो मुझे ये आप अपने लेटर हेड पे राइटिंग में लिखो और वहां पे साइन करके मुझे दे दो, ये ए से आया हुआ बैलेंस सर्टिफिकेट है। तो ये कह सकता है कि नहीं नहीं मेरे बुक्स में 9,000 दिखता है, तो मेरे बुक्स में 10,000, वहां पे 9,000 क्यों दिखता है, ये आपको म्यूचुअली देखना है कि क्यों डिफरेंस है। तो कुछ डिस्काउंट है वो रिकॉर्ड नहीं किया है आपने, ऐसे कुछ तो हो सकता है। तो बैलेंस सर्टिफिकेट जो है उससे आपको डिमांड करने हैं। या मनी लेंडर्स हैं, आपने किसी से मनी लेंडर अमाउंट जो है वो ली हुई है, तो उससे आपका बॅलन्स कितना आहे हे आपको डिमांड करना है, म्हणजे त्याच्याकडे किती शिल्लक आहे ते रायटिंग मध्ये जे आपण घेतो त्याला आपण बैलेंस सर्टिफिकेट म्हणतो। आणि हे बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक से ले सकते हैं, पार्टी से ले सकते हैं और मनी लेंडर से आप ले सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का स्टेटमेंट मतलब आपके पास जो गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड है, कौन सा स्टॉक कितना है, किसकी क्वांटिटीज कितनी है, उसका रेट पर यूनिट क्या है और टोटल स्टॉक आपका क्या है, इसके पर्टिकुलर्स आपके पास होने चाहिए। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने क्या किया हुआ है, किसको दिया हुआ है, कितना अमाउंट आपका प्रीपेड है, इसका आपको मेंशन करना है। आउटस्टँडिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ है तर त्याचे डिटेल्स आपल्याला त्यांना द्यावे लागतील, लक्षात घ्या। और वेरियस डॉक्युमेंट्स, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट क्लाइंट के पास भी होना चाहिए कि आपको अपॉइंट किया है, एक ओसी रहती है बघा, प्रत्येक गोष्टी आहे त्याची एक ओसी आपण ठेवत असतो, म्हणजे फर्म कंपनीमध्ये जर तुमच्याकडे कोण समजा कुठंतरी काम करत असतील तर त्यांना माहित असेल की आपण एखादं लेटर इश्यू केलं की त्याची एक ओशी म्हणजे त्यांना मिळालेला आहे याची कॉपी एक अपनाकडे ठेवतो। तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमने कंपनीज एक्ट में देखा है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसकी कॉपी जो है वो उसके पास होनी चाहिए, आपका जो पार्टनर है उसके पास, सॉरी क्लाइंट है उसके पास।
पार्टनरशिप डीड, अगर आप पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डीड वहाँ पे इम्पॉर्टंट है. पार्टनरशिप फर्म असेल तर मेमोरंडम ऑफ आर्टिकल्स आणि आर्टिकल्स, मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन हे नसतील, आणि कंपनी जर नसेल तर पार्टनरशिप डीड असेल. लक्षात घ्या, पार्टनरशिप फर्म असेल तर पार्टनरशिप डीड, कंपनी असेल तर मेमोरंडम ऑफ असोसिएशन आणि आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन ये रहेगा. ऑर्गनायझेशन चार्ट, ऑर्गनायझेशन का चार्ट जो है वो, मग चार्ट मध्ये आता वेगवेगळे चार्ट्स येतात. लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये चार्ट्स म्हणजे कसा की बाबा तुमचे ब्रांचेस कुठं कुठं आहेत त्याचा वेगळा चार्ट असेल. तुमचे जे एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, उसकी हायरार्की क्या है, मतलब कौन डिसीजन लेगा. हाँ, एमडी है, उसके बाद मैनेजर है, उसके बाद या डिपार्टमेंटल हेड है, एचआर डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ऐसे अलग अलग हेड्स है. उसके अंडर फिर कौन आएगा, उसके हेड के अंडर जो भी आपके एम्प्लॉयज है वो. तो आपकी एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की क्या है इसका भी चार्ट हो सकता है, इसे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहेंगे. लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपके डायरेक्टर्स कौन कौन है उसकी लिस्ट, उसके नाम, और उसका क्या है, कौन चेयरमैन है, कौन सेक्रेटरी है. ये आपको इसकी लिस्ट प्रिपेयर करनी है. अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स की लिस्ट, कितने पार्टनर्स है, 2 है, 4 है, 10 है. तो उसमें एक्टिव पार्टनर कौन है, पार्टनर्स का डेजिग्नेशन क्या है, वो आपको वहाँ पे लिखना है. ऑफिसर्स अगर है, जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स जिनको डिसीजन लेने का आपने राइट दिया हुआ है, तो इस ऑफिसर की लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है. जैसे मैंने बताया कि एमडी है, एमडी के नीचे सपोज एचआर डिपार्टमेंट का हेड है तो वो ऑफिसर हो गया. अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, ये एक ऑफिसर हो गया. कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का हेड है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का हेड है, प्रत्येक डिपार्टमेंट से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है. ये उसे हम ऑफिसर कह सकते हैं. तर तसे कोण इम्पॉर्टंट ऑफिसर्स असतील तर त्याची लिस्ट, तुमचे ब्रांचेस कुठं कुठं आहेत, ब्रांच अकाउंट आपने देखा है लास्ट ईयर में, तो ब्रांचेस जो है वो कहाँ कहाँ पे हैं इसकी पूरी डिटेल लिस्ट जो है वो आपको रखनी है. इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, जैसे हमने इसके पहले देखा है कि ऑडिटर जो है, इंटरनल ऑडिट जो है वो फर्म्स कंडक्ट करती है. तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट लास्ट ईयर के, एक्सट्रैक्ट ऑफ मिनट बुक्स, मिनट्स मतलब जो भी आपके मीटिंग्स हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हो या शेयर होल्डर्स की हो, उसके आपके मिनट्स बुक्स जो है उसके एक्सट्रैक्ट आपके पास चाहिए. और जो बायलॉज है, आपके कंपनी ने बायलॉज बनाए हैं कि आपका वर्क कैसे होना चाहिए, किंवा कोऑपरेटिव्ह जर असेल तुमचं समजा पतसंस्थांचे बायलॉज जे आहेत ते रेडीमेड मिळतात. लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये तुम्ही चेंजेस करू शकता आणि ते चेंजेस करायचे असतील तर ते मीटिंग मध्ये तुम्हाला ते अप्रूव करून घ्यावे लागतात. लक्षात घ्या. तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है, ये डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, क्लाइंट ने रेडी रखने हैं, क्लाइंट ने. और इसके पहले जो हमने देखा था वो ऑडिटर को देखना है. तर हे काही आहे, त्याच्या पुढचा पार्ट जो आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. ओव्हरऑल ऑडिट अप्रोच है. उसके बाद वर्किंग पेपर्स जो है, जो हम देख रहे हैं ऑडिट नोटबुक या वर्किंग पेपर्स, तो ये पार्ट है, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टार्ट करू. ओके, काय डाऊट आहे का कोणाला? कोणाला काही डाऊट आहे का? ओके, ठीक आहे. उद्याच्या लेक्चरला आपण पुढचा पार्ट स्टार्ट करू. थांबवतो.